अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करके लेक्चर 3 डिलीवर करेंगे। पर इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप तक वो तमाम यूज़फुल वीडियोस बवक्त पहुंच सकें जो कि मैं आप सबके लिए लगा रही हूँ। इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। चलें, अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस की थी जुज़वी माशियात की अहमियत, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो कि खामियां थी, मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स या लिमिटेशंस, खामियां। आज हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि जुज़वी माशियात के बुनियादी मसाइल क्या हैं। ठीक है, हमने खूबियां खामियां कल वाले लेक्चर में डिस्कस की थी, लेकिन आज हम क्या करेंगे कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की। जुज़वी माशियात के मुताले का अहम पहलू क्या है? इसका अहम पहलू ये है कि ये छोटी छोटी इकाइयों का माशी तज्जिया करते वक्त क्या हम फर्ज करते हैं कि माशियत कामिल रोजगार की सतह पर काम कर रही है। क्लासिकल थ्योरी में हमारी फर्स्ट अजम्पशन यही है कि मुकम्मल रोजगार होगा और प्राइसेस क्या होंगी, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होंगी। किसी भी किस्म के चेंज की सूरत में प्राइसेस क्या करेंगी, अपनी असल सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगी। लेकिन बुनियादी मसला क्या होता है, ज़राए की तखसीस का, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, जो कि क्या करता है कि कीमतों की मकानियत से ही हल हो सकता है। इसमें कीमतों को हम क्या करते हैं, स्पेशल या महवर हैसियत देते हैं, क्योंकि कीमतें क्या डिटरमिन करती हैं, मार्केट की मकानियत या इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राइस थ्योरी या नजरिए कीमत भी कहा जाता है। जो बुनियादी मसाइल हैं जुज़वी माशियात के, उनको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें पहला क्या है, वसाइल का तयन, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले और दूसरे लेक्चर में भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा मसला क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद पैदावार के हुजम का तयन, कि कितना हुजम होना चाहिए पैदावार का जो कि पूरी तरह से एक्सप्लॉइट या इस्तेमाल हो सके। ये ना हो कि कोई ऐसी जो हो वो पैदावार रिमेनिंग रह जाए जिसके इस्तेमाल करने वाला कोई कंज्यूमर ना हो। सो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट कॉम्पोजिशन। तीसरा मेजर मसला जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं वो है पैदावार की तकसीम, वसाइल का तयन के वसाइल कहाँ से आएंगे, उसके बाद तकसीम किस तरह से होगी उनकी। ठीक है, चौथा मेन मसला जो हम जुज़वी माशियात में डिस्कस करेंगे वो क्या है, माशियत की पैदावारी सलाहियत को किस तरह से बरकरार रखा जाए और उसको एक्सपैंड किस तरह से किया जाए। ठीक है, उसकी तोसीह और उसको बरकरार रखना बहुत अहम मसला है, जो कि हम कहाँ डिस्कस करेंगे, जुज़वी माशियात में। द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। आगे चलते हैं हम। जी, जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं को अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे या डिटेल में उनकी डिस्कशन करेंगे। वसाइल का तयन किस तरह से किया जाता है, ज़राए चाहे कुदरती हों या मसनूई, हम सबको पता है कि क्या है, महदूद हैं, ख़त्म हो जाने वाले हैं। चूँकि इनका क्या होता है, मुतबादल इस्तेमाल, इसलिए मुख्तलिफ अमामल मुख्तलिफ किस्म की अशिया और खिदमात पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, बरोए कार लाते हैं या उनको क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इस जुज़वी माशियात में हम किस बात का फैसला करते हैं कि मुल्क में मौजूद ज़राए की इस्तेमाल करते हुए किन अशिया की पैदावार किया जाए या उनको किन अशिया की पैदावार के लिए मुख्तिस करें। यानी ज़राए की तखसीस का मसला इस तरह से हल हो जाता है। ठीक है, जिसे हर माशी निज़ाम अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक क्या करता है, हल करता है। जुज़वी माशियात के हामी कौन थे, क्लासिकी माहिरीन। सबसे पहले कौन थे, एडम स्मिथ।
उन्होंने क्या कहा कि माशियत के तस्वीर के लिए खुद कारकूबतों पर हम यकीन रखते हैं कि ऑटोमेटिकली सेल्फ एडजस्टेंट है सारी इकोनॉमिक फोर्सेस, जिसमें सबसे मेजरली क्या होगी, प्राइस। ठीक है, इसलिए वसाइल का तयन किस तरह से उन्होंने किया, कीमतों की मकानियत को उन्होंने इस चीज़ का जिम्मेदार करार दिया कि कीमतें सेल्फ एडजस्टेंट है, क्लासिकल बिहेव करती है क्लासिकली और ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम को अटेन करती हैं। दूसरा जो मसला उन्होंने डिस्कस किया वो क्या था, पैदावार का हुजम क्या होगा। अब जुज़वी माशात में हमने पहली चीज़ क्या डिस्कस की कि हम क्या चीज़ें पैदा करेंगे, उसके बाद हम कितनी चीज़ें पैदा करेंगे। ठीक है, मतलूबा अशिया को कितनी मिकदार में पैदा किया जाए कि सार्फिन क्या करें, उन तमाम अशिया को ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें ताकि कम से कम चीज़ों का ज़िया हो। नीस किस कदर अशिया सरमाया तैयार करें, इसको हम किस में स्टडी करेंगे, जुज़वी माशियात में। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि पैदावार का हुजम जब हम देखेंगे मापेंगे उस वक्त हम क्या करेंगे कि अशिया की तलब और सरमाया की मिकदार को हम पेश नज़र रखेंगे। जिन अशिया में तलब ज़्यादा होगी उन्हें क्या करेंगे, पैमाना कबीरा यानी मैक्रो लेवल पर उनकी पैदावार करेंगे, जबकि महदूद तलब वाली चीज़ों को क्या करेंगे, हम पैमाना सगीरा पर तैयार करेंगे। तो उन्हें हम क्या करते हैं, पैमाना सगीरा पर तैयार करते हैं। अशिया की मिकदार का फैसला करते वक्त हम अब किन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, पैमाना कबीरा और पैमाना सगीरा, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम अपने ज़राए को बरोए कार लाते हुए कितनी चीज़ें इस्तेमाल के लिए पैदा करें ताकि वो तमाम क्या हो, कंज्यूम हो जाए या इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, पैदावार के हुजम का तयन करते वक्त आजिर क्या सोचता है, आजिर ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसको क्या करना होगा, फर्म का मुख्तमम हासिल किसके इक्वल करना होगा, मुख्तमम लागत के। इसको ज़रा गौर से देखें कि एक आजिर या मोनोपोलिस्ट कहाँ तक पैदावार करता है, जहाँ पर उसका मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल हो, मार्जिनल कॉस्ट के, ताकि उसका रेवेन्यू मैक्सिमम हो सके। अब तीसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि पैदावार की तकसीम किस तरह से की जाए। पहले हमने दो चीज़ें देखी कि क्या चीज़ों की पैदावार की जाए, उसका हुजम क्या होगा। अब तीसरा मसला क्या होगा हमारे आगे कि इनकी तकसीम किस तरह से की जा सके। ये मसला भी खुसूसी अहमियत रखता है। उसकी वजह यह है कि जब हम कोई चीज़ पैदा करते हैं तो उसकी तकसीम बहुत अहमियत की हामिल है, और इसमें हम लोगों को पता है कि हमारा माशरा क्या है, मुख्तलिफ चीज़ों में बटा हुआ है, मुख्तलिफ तबकों में। ठीक है, लिहाजा हमें इस बात के बगौर देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम अपने वसाइल को तकसीम करें कि इक्वालिटी पैदा हो, कम से कम इनकम इनइक्वालिटी का हमें सामना करना पड़े। यानी अशिया हम जिनके लिए पैदा कर रहे हैं वो कौन लोग होंगे, उन्हें मुख्तलिफ अफराद और ग्रोहों में किस तरह से बांटा जाए ताकि हर फर्द को उन में से क्या मिले, माकूल हिस्सा। यानी अशिया खिदमात की तकसीम अफराद में कैसे हो और उन अशिया में सरकारी और निजी शोबे किस तरह से मुतय्यन हो सकें। ठीक है, अब चौथा जो पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है माशियत की पैदावारी सलाहियत को किस तरह से बरकरार रखें, और दूसरी कि उसकी तोसी किस तरह से की जाए। अब इस मकसद को हल करने के लिए क्लासिकी माहिरीन क्या करते हैं, वो ये फ़र्ज़ करते हैं कि माशियत कामिल रोज़गार की सतह पर है। हमने फर्स्ट लेक्चर से ही ये चीज़ बार बार दोहराई है कि क्लासिकी माहिरीन का पहला नज़रिया क्या है कि हमारी माशियत में क्या होगा, मुकम्मल रोज़गार या कामिल रोज़गार, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लिहाजा माशियत की पैदावारी सलाहियत को इसी तरह बरकरार रखने की हम क्या करते हैं, हर मुमकिना
कोशिश करते हैं। अलबत्ता अगर कभी माशियत में तवाज़नी सतह कामिल रोजगार की सतह से ऊपर या नीचे होने लगती है तो उसका तस्वीर खुद कारकूदों के बायस हो जाता है। लिहाजा क्या होता है कि ना तो पेश पैदावारी के असरात जाहिर होते हैं और ना ही इनके ख्याल में क्या होती है अमूमी बेरोजगारी। जब वो ये सब एज्यूम करते हैं तो उनको यही महसूस होता है कि हमारी इकॉनमी क्या है मुकम्मल या कामिल रोजगार की सतह पर ही चल रही है, सस्टेन कर रही है। नीज पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए ऐसा तरीके पैदाइश का हम इंतखाब करते हैं जो कि निस्बतन क्या होता है कदरे सस्ता। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम जी। अब तक हम लोगों ने सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स या जुज़वी माशियात के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि मैक्रो के बगैर माइक्रो की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम मैक्रो लेवल को स्टडी नहीं करेंगे तो माइक्रो स्टडी करने का कोई खातिर का फ़ायदा या कोई पॉजिटिव हमें उसका आउटकम नहीं मिलेगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारा दूसरा अहम जुज़ू है वो है क्या कुल्लई माशियात या मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि लार्ज या बड़े पैमानों में चीज़ की पैदावार का नाम है और ये इस्तिलाह कब सामने आई थी 1933 में जब रैगनर फ्रिश ने क्या किया था इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था। अब रैगनर फ्रिश कौन थे? ये नॉर्वे के बहुत ही मशहूर माशियतदान थे और इनको पहला नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था कब 1969 में। ये एक डच माशियतदान थे जिनके साथ इन्होंने काम किया था। उनका नाम क्या था? टिनबर्जन के साथ इन्होंने मिलकर मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बहुत काम किया और बहुत कंट्रीब्यूशन दी जिसके ऊपर इनको 1969 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। 1936 में क्या हुआ? लॉर्ड केन्स ने इस कॉन्सेप्ट की भरपूर वजाहत की और इसी की बिना पर लॉर्ड केन्स को नोबेल प्राइज़ या बानिए कुल्लई माशियात भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी केन्स थेरीज हम लोग आगे फर्दर डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। इसमें हम करते क्या हैं? इसमें माशियत का हम मजमूई जायज़ा लेते हैं जिसमें मसाइल को क्या कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर बयान किया जाता है। अब बैनुल-अक़वामी या कौमी सतह से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इस माशियत का ताल्लुक क्या होगा माशी ज़िंदगी के तमाम शोबों से होगा। इट कंसर्न्स द ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, यानी एक सारी तरह की डायमेंशंस में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होगी वो क्या कहलाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। ये छोटे हिस्सों के बजाय क्या होगी? इज्तिमाई हैयत, जिसामत और कारकर्दगी की हामिल। अब डिफरेंट माशियतदानों ने डिफरेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डेफिनेशन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिहाज से। प्रोफेसर RGD एलन ने क्या कहा? इनके मुताबिक द रिलेशनशिप अमंग द मेजर इकोनॉमिक एग्रीगेट्स इज डिस्कस्ड अंडर विच मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इन्होंने क्या कहा कि कुल्लई माशियात में बड़े बड़े माशी मजमुओं के बाहमी रिश्तों को हम क्या करते हैं? बयान करते हैं। बड़े बड़े माशी मजमुओं के यानी मजमुओं की शक्ल में हम अपनी स्टडी को लेंगे ना कि इंडिविजुअल लेवल पर। ठीक है, अगली डेफिनेशन में एडवर्ड ई शेफ्रियो ने क्या कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक थियरी इज द थियरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस एंड मनी। इनके मुताबिक जब हम इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस और मनी को स्टडी करते हैं तो वो कौन सी स्टडी कहलाएगी? कुल्लई माशियात। कुल्लई माशियात का नज़रिया आमदनी, रोजगार, कीमतों और ज़र का नज़रिया है किसके मुताबिक? ई शेफिरो के। डॉन बुश और फिशर जो कि
बहुत बड़े मैक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने क्या कहा कि इट इज़ कंसर्न्ड, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इन्होंने भी यही बात की कि कुल्लई माशरत का ताल्लुक किससे होगा, मुजमई रवैयों के साथ। ठीक है। इसके बाद प्रोफेसर ब्रॉडनिंग ने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक is the part of economic science under which overall averages and aggregates of an economic systems are studied. इनके मुताबिक कुल्लई माशियात का इल्म वो इल्म है जिसमें माशी निज़ाम को मजमूई औसतों और मजमूओं का मुतालिया कहा जाता है। अब जी एक्ले ने क्या कहा, इनके मुताबिक मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि सब इकोनॉमिस्ट ने जो बात की मोरलेस सेम ही है, सिर्फ अल्फाजों का थोड़ा सा तब्दीली है, लेकिन ओवरऑल जो एब्स्ट्रैक्ट है वो एक ही निकलता है कि ये किसकी है, कुल्लई हैसियत, एग्रीगेट लेवल। ठीक है। इसमें अब हम क्या मुताला करते हैं, मजमूओं का, एग्रीगेट्स का, और रोजगार आमदनी की मियारी सतह को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। ये माशी तरक्की के अहम मैनात, तरक्की के मराहल, तरक्याती अमल का तज्जिया भी पेश करती है, जिसमें के माशियत को मजमूई कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए हम क्या करेंगे, माशी पॉलिसियों पर खसूसी तवज्जो देंगे जो कि इसकी कारकर्दगी को क्या करती हैं, मुतासिर। मसलन ज़राई पॉलिसी, सरकारी मालियाती पॉलिसी, शरई सूद, सरकारी कर्जा और मरकजी बजट वगैरह, ये सारी स्टडीज़ किसके अंडर आएंगी, कुल्लई माशियात के अंदर। कुल्लई माशियात में जो बड़े बड़े नाम हैं वो सब जो अभी हम लोगों ने जिनकी डेफिनेशन डिस्कस की वही हैं, केन्स, सैमुअल, मोदी गिलानी, जेम्स टॉपिन, मिल्टन फ्रेडमैन। किस बात में गहरी दिलचस्पी रखते थे कि कौमी मसाइल को हल करने के ज़मन में मैक्रो पॉलिसियों का इतलाक होना चाहिए। यानी ये सारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था कि माइक्रो की बजाय मैक्रो पॉलिसियों को इख्तियार किया जाए ताकि पूरी इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सके। 1930 जो कि दूसरी जंग अजीम का दौर भी है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि केन्स अपनी माशियात को फ़रोग देने के लिए उन्होंने बहुत सारी थेरीज प्रेजेंट की। उन्होंने क्या कहा कि माशियत को सर्दबाजी से निकालने के लिए हुकूमती इंटरवेंशन या हुकूमत की दखल अंदाजी इंतहाई ज़रूरी है। 1960 के सालों में ज़राई माशीन को ज़्यादा अहमियत हासिल हुई। ज़राई माशीन क्या होते हैं, मॉनिटरी या मॉनिटरिस्ट, मॉनिटरी इकोनॉमिक्स को जो स्टडी करते हैं, उन्होंने कहा मॉनिटरी पॉलिसी को बहुत अहमियत हासिल है होनी चाहिए, किस लिए, मुल्क में स्टेबलाइजेशन लाने के लिए या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। उन्होंने क्या कहा कि अफरात ज़र के मसला को हल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैक्रो पॉलिसियों की हमायत करता हूँ। 1980 के सालों में सप्लाई के पहलू से मतलब क्या किया, खुसूसी अहमियत देना शुरू हो गया इकोनॉमिस्ट। उन्होंने कहा कि सप्लाई वाली पहलू को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि सप्लाई साइड को ख़ास अहमियत देनी चाहिए ताकि माशी मसाइल को हल किया जा सके, और टैक्सों में कमी की उन्होंने क्या की, सिफारिश भी कर दी। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या हुआ कि एक और ग्रोह भी ऐसा सामने आया जो कि हुकूमत की दखल अंदाजी और पॉलिसियों के खिलाफ है, और वो कौन सा ग्रोह है, क्लासिकल्स का, जिनके ख्याल में क्या था कि मार्केट वर्क्स बेस्ट इफ लेफ्ट टू देमसेल्व्स। यानी उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन ना करे तो मार्केट ऑटोमेटिकली जो है बेस्ट ऑपरेट करेगी, अदरवाइज बहुत सारी आर्टिफिशियल तब्दीलियां या इंस्टेबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं इकोनॉमी में। ताहम क्या हुआ, एक दूसरा अहम मकतब फ़िक्र इस बात का हामिल हुआ कि माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। 1960 के सालों से इस मौजू पर बहस जारी है।
एक तरफ क्या हुआ, शिकागो यूनिवर्सिटी के नोबल इनाम याफ्ता मॉनेटरिस्ट, जिनको क्या हुआ, शिकागो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोबेल प्राइज मिला गया, कहा मॉनेटरी थेरीज देने की तरफ से। इनका नाम क्या है, मिल्टन फ्रीडमैन। इनको 92वें मॉनेटरी इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ केन्स के हमख्याल जो थे वो कौन थे, मॉडी गिलानी और जेम्स टॉबिन। ये नाम आप लोगों ने प्लीज ये वाले याद रखने हैं, अक्सर अगर ऑब्जेक्टिव हो तो कहीं ना कहीं आ जाता है कि केन्स की कौन हामी थे, मॉडी गिलानी और जेम्स टॉबिन। आगे चलते हैं हम। अच्छा, 1930 के बाद क्या आया, 1970 में एक नया ग्रुप सामने आया जिनको क्या कहा जाता था, द न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिस्ट। वो भी इस बहस में शामिल हो गए, जिनमें रहनुमा कौन थे, रॉबर्ट लूकस और थॉमस सार्जेंट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यहाँ एक और बात की वजाहत जरूरी है कि 1936 में जो उन्होंने किताब लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो नज़रियात बयान किए हैं हमने, उसे जे.एन. केन्स की माशियात कहा जाता है। जबकि केन्स वो माहिरीन हैं जिन्होंने इस किताब को बुनियाद तो बना लिया, लेकिन इसमें कुछ बातों को तस्लीम किया, जब हत्ता के बहुत सारी बातों को उन्होंने क्या किया, रायगा किया या उनकी तरदीद कर दी। इन्होंने इसी किताब की उनके मुताबिक कुछ तरमीमात की और कुछ में तब्दीलियाँ की और कुछ की उन्होंने तरदीद की। अच्छा, इसमें इस किताब में वो क्या करते हैं कि फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक, economists went through it line by line, accepting, correcting and rejecting। यानी उन्होंने कहा कि मेरी पब्लिकेशन को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया, करेक्ट किया और समटाइम्स रिजेक्ट भी किया। What they have built on the foundation is known as Keynesian economics। उनके मुताबिक ये दावा उन्होंने किया कि केन्सियन इकोनॉमिक्स कोई अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि मेरे ही कॉन्सेप्ट को बार बार दोहराकर अपने कॉन्सेप्ट की शक्ल दे दी गई। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या मसाइल थे, डिफरेंट थेरिस्ट ने क्या क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स असल में है क्या। इसके बाद अब हम कल जो डिस्कस करेंगे वो होगा कि कौन कौन से अमूर हम इसमें ज़ेरे बहस लाते हैं। ये वाला टॉपिक हम अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।